नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में। आप जानते हैं सीरीज की शुरुआत आपकी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई थी, ताकि आप की पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं पर जो करंट घटनाएं हैं उन पर बेहतर पकड़ हो सके और आप अपनी एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले एक वर्ष की तमाम घटनाओं को अलग अलग सेगमेंट्स के अंतर्गत समाहित किया है, ताकि इन सभी घटनाओं पर आपकी बेहतर मजबूती से तैयारी हो सके। आज जिस सेगमेंट पर हम बात करने वाले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित ये आखिरी एपिसोड होगा। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज की पहली खबर को देखते हैं। आज की पहली खबर उत्तरी आयरलैंड संघर्ष से जुड़ी हुई है। सबसे पहले इसकी एक भौगोलिक अवस्थिति को जानने का प्रयास करते हैं। इसकी भौगोलिक अवस्थिति को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आयरलैंड सामान्य तौर से दो भागों में विभाजित है, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और एक नॉर्दर्न आयरलैंड। ये नॉर्दर्न आयरलैंड का जो हिस्सा है ये यूनाइटेड किंगडम के हिस्से के रूप में जाना जाता है। यानी यूनाइटेड किंगडम जो है ये पूरे हिस्से से मिलकर के बना है सामान्य तौर से। अगर हम ब्रिटेन की बात करते हैं, जब ब्रिटेन का नाम लिया जाता है तो ब्रिटेन में सामान्यतः इस हिस्से को, इस आइलैंड को लिया जाता है और नॉर्दर्न आयरलैंड उसमें शामिल नहीं होता। यानी सामान्य तौर से ब्रिटेन की जब हम बात करेंगे तो उसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड का हिस्सा शामिल होता है, और जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो इन तीनों हिस्सों के अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा भी इसमें शामिल होता है। और नॉर्दर्न आयरलैंड का रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से अलग होने का अपना एक इतिहास रहा है, उसका अपना एक संघर्ष रहा है, जिस संघर्ष की शुरुआत को आप तब से जोड़ सकते हैं जब से आयरलैंड में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन स्थापित था। तो ये पूरा टॉपिक चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में आयरिश एकीकरण के समर्थक नेता, यानी उस नीति के समर्थक नेता जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के एकीकरण के समर्थक हैं, तो आयरिश एकीकरण समर्थक नेता ने राजनीतिक गतिरोध के बावजूद उत्तरी आयरलैंड के प्रथम राष्ट्रवादी प्रथम मंत्री यानी नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में पद ग्रहण किया। तो ऐसे में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष को ठीक तरीके से समझने का प्रयास करें। तो उत्तरी आयरलैंड कैसे अस्तित्व में आया, इसको जानने का प्रयास करते हैं। उत्तरी आयरलैंड 30 वर्ष के गृह युद्ध, जो गृह युद्ध चला 1968 से लेकर के 1998 तक, उसका एक मुख्य क्षेत्र रहा है, जिसे रिपब्लिकन और संघवादियों के बीच द ट्रबल्स के रूप में भी जाना जाता है। दरअसल उत्तरी आयरलैंड का अगर आप देखेंगे तो सामान्य तौर से वहां आपको दो गुट मिलेंगे, एक रिपब्लिकन्स का जो सामान्य तौर से कैथोलिक धर्म को मानने वाले हैं, और दूसरा संघवादियों का जो सामान्य तौर से प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हैं। तो इस संघर्ष में आप एक तरह से धार्मिक संघर्ष के तत्व भी, एलिमेंट्स भी देख सकते हैं। उत्तरी आयरलैंड उत्तर पूर्व में उल्स्टर प्रांत का हिस्सा था, जो आधुनिक आयरलैंड के उत्तर में स्थित है। यानी जो उत्तरी आयरलैंड है, जिसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड के नाम से जानते हैं, एक बड़ा क्षेत्र था जिसको हम उल्स्टर प्रांत के नाम से जानते थे, और उल्स्टर प्रांत की 6 काउंटियों को अलग करके नॉर्दर्न आयरलैंड बनाया गया था, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बना। इसके थोड़े से और इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं ताकि एक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाए, और इसके लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि उत्तरी आयरलैंड का वस्तुतः गठन किस प्रकार से हुआ था। एक लंबा संघर्ष चला ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आयरलैंड में, और उसका परिणाम यह हुआ कि आयरलैंड वर्ष 1921 में एंग्लो आयरिश संधि के तहत इंग्लैंड से स्वतंत्र हो गया। इंग्लैंड से जब ये स्वतंत्र हुआ तो सामान्य तौर से 2 क्षेत्रों में आयरलैंड को विभाजित किया गया, और उल्स्टर प्रांत में, जो कि एक प्रोटेस्टेंट बहुल क्षेत्र था, उल्स्टर प्रांत की 6 काउंटियों को अलग किया गया और उससे नॉर्दर्न आयरलैंड बना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आयरलैंड की 32 काउंटियां थी, 32 काउंटियों में से 6 काउंटियां ब्रिटेन के साथ रही, और इसी से उत्तर आयरलैंड हमारे सामने आता है, उसका अस्तित्व हमारे सामने आता है। और फिर यहां पर 1968 से लेकर के 1998 तक एक लंबा संघर्ष चला, एक गृह युद्ध की अवस्थिति रही, और गृह युद्ध की अवस्थिति के बाद एक समझौता हुआ जिसको 1998 में, जिसको हम गुड फ्राइडे समझौता कहते हैं, जो एक शांति समझौता था संघवादियों और रिपब्लिकन्स के बीच। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैथोलिक और कैथोलिज्म को मानने वाले और प्रोटेस्टेंट्स को मानने वालों के बीच। इस समझौते को बेलफास्ट समझौते के रूप में भी जाना जाता है, और सामान्य तौर से ये गुड फ्राइडे समझौते के नाम से प्रचलित है। कब किया गया था? 10 अप्रैल 1998 को हस्ताक्षरित हुआ था, और एक ऐतिहासिक
संधि के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हिंसा और संघर्ष को समाप्त करना, जो सामान्य तौर से उस संघर्ष को समाप्त करना जिसको हम द ट्रबल्स के नाम से जानते हैं, जो 1968 से 1998 तक एक गृह युद्ध की स्थिति जैसी स्थिति वहां पर उत्पन्न हो गई थी। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे? इस समझौते का प्रमुख प्रावधान था शक्ति का साझाकरण करना। शक्ति का साझाकरण किसके किसके बीच करना? रिपब्लिकन्स के बीच और संघवादियों के बीच एक शक्ति के साझाकरण की व्यवस्था उत्पन्न करना। इसी प्रकार से एक सहमति सिद्धांत क्रिएट करना, एक सहमति सिद्धांत बनाना कि उत्तरी आयरलैंड के दर्जे में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी कुछ लोग जो एकीकरण के समर्थक थे, रिपब्लिकन जो एकीकरण के समर्थक थे पूरे आयरलैंड के, और कुछ ऐसे थे जो इंग्लैंड के साथ रहना चाहते थे, तो उनके बीच किसी भी प्रकार से नॉर्दर्न आयरलैंड के दर्जे में किसी भी प्रकार से बदलाव न करना, एक सहमति सिद्धांत इस प्रकार का अपनाया गया। इसी प्रकार से नागरिकों के मानवाधिकार और समानता के महत्व पर भी बल दिया गया। इस समझौते के अंतर्गत हथियारों पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया गया। हालांकि इसके लिए तुरंत पाबंदी नहीं लगाई गई, लेकिन हथियारों पर पाबंदी लगाने की प्रक्रिया को सामान्य तौर से निर्धारित कर दिया गया और सीमा पार सहयोग, व्यापक रूप से सहयोग और सामंजस्य को प्रोत्साहन प्रदान किया गया। यानी नॉर्दर्न आयरलैंड का रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ और साथ ही यूनाइटेड किंगडम, या आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन की जो मुख्य भूमि है उसके साथ एक सामान्य तौर से सहयोग और सामंजस्य की अवस्थिति को अपनाया गया इस बेलफास्ट समझौते के अंतर्गत। तो सामान्य तौर से आप इस मुद्दे को समझ गए होंगे। उत्तरी आयरलैंड के संघर्ष की सामान्य जानकारी आपने हासिल कर ली है, और चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में वहां प्रथम मिनिस्टर जो एकीकरण के समर्थक नेता थे उनको चुना गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 से जुड़ी हुई है। ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और भारतीय रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नई दिल्ली में भारत में दूसरे भारत अमेरिका रक्षा त्वरण इकोसिस्टम यानी डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस यानी आईडेक्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा किया गया। इसका समन्वय किसके द्वारा किया गया? समन्वय इसका किया गया यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल और सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा इसका समन्वय किया गया। चलिए इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। ये पूरा का पूरा शिखर सम्मेलन किस चीज पर फोकस था? इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर यह फोकस रहा। आप जानते हैं जिस प्रकार से साउथ चाइना सी, जो कि पैसिफिक ओशन और हिंद महासागर को जोड़ने का के एक केंद्र में स्थित है, और विश्व के बहुत बड़े शिपिंग व्यापार साउथ चाइना सी से होकर के होता है, और साउथ चाइना सी पर जिस प्रकार से चीन असर्टिव होता जा रहा है, उसे लेकर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नौवहन सुरक्षा की बात बहुत ही प्रमुखता से, बहुत मुखर होकर के उभरी है। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश आपस में सहयोग कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में इस इंडस एक्स शिखर सम्मेलन को समझा जाना चाहिए, और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है इंडो पैसिफिक सुरक्षा पर फोकस करना। इसी तरह से नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी को मजबूत करना ताकि इस क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र की सुरक्षा को और खास तौर से नौवहन प्रणाली की स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। तकनीकी नवाचार पर जोर दिया जाए ताकि आने वाली चुनौतियों का बेहतर तरीके से समाधान किया जा सके, और उसी प्रकार से संयुक्त प्रभाव चुनौतियां यानी इस प्रकार से चुनौतियों का सामना किया जाए संयुक्त रूप से, ताकि बेहतर तरीके से उनसे निपटने में दोनों देश सक्षम हो सके। एक और मुद्दा लगातार वर्ष 2023 में चर्चा में रहा, उइगर बलात् श्रम। ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में चीन स्थित एक जर्मन वाहन ब्रांड वोक्सवैगन का नाम आपने सुना होगा, को उइगर बलात् श्रम रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन के कारण अमेरिका में जब्त कर लिया गया। तो उइगर को जानना विशेष तौर से महत्वपूर्ण है, और उइगर बलात् श्रम रोकथाम अधिनियम जैसे अधिनियम क्यों बनाए गए हैं उसके बारे में भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। चीन का जो शिनजियांग प्रांत है, उस शिनजियांग प्रांत में बलात् जबरन श्रम में शामिल होने के संबंध में एप्पल और जारा जो स्पेन से संबंधित है सहित अमेरिका तथा यूरोपियन यूनियन की कई उल्लेखनीय कंपनियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं,
और इन आरोपों के कारण या इस तरह के कानून जो बनाए गए हैं बलात् श्रम को रोकने के अंतर्गत, उनके उल्लंघन के कारण ही अमेरिका में इससे संबंधित एक जब्ती की घटना घटी है। आप देखिए कि ये चीन का उत्तर पश्चिमी प्रांत है जिसको हम शिनजियांग प्रांत के नाम से जानते हैं, और यहीं पर सामान्य तौर से अल्पसंख्यक समुदाय उइगर रहता है, और ये एक मुस्लिम तुर्क जातीय अल्पसंख्यक समुदाय है। इस तरह की खबरें लगातार चीन से आ रही है कि इस समुदाय के प्रति भेदभाव लगातार घटित हो रहे हैं, भेदभाव की घटनाएं घटित हो रही हैं, और साथ ही अलग अलग कैंप भी बनाए गए हैं, और उन कैंप में बलात् श्रम की घटना यानी उनसे जबरन श्रम भी कराया जा रहा है। इस जबरन श्रम को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठनों के अंतर्गत अमेरिका जैसे देशों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है, उइगर समुदाय के मानवाधिकारों को लेकर के। तो इसी संदर्भ में ये जब्ती की घटना घटी है, और इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि उइगर कौन है। उइगर मुख्य रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक तुर्क जाति समूह है जिनकी उत्पत्ति मध्य और पूर्वी एशिया से मानी जाती है। उनकी अपनी स्वयं की भाषा है जो काफी हद तक तुर्की भाषा से ही मिलती जुलती है। उइगर समूह स्वयं को सांस्कृतिक और जातीय रूप से मध्य एशियाई देशों के करीब पाते हैं। उइगर मुस्लिमों को चीन में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त 55 जातीय अल्पसंख्यक समुदायों में से एक माना जाता है। साथ ही चीन उइगर मुस्लिमों को केवल एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक के रूप में ही मान्यता देता है, और इस बात को अस्वीकार करता है कि वे स्वदेशी समूह है, यानी उनका संबंध स्वदेश से नहीं जोड़ता, बाहर से जोड़ने का प्रयास करता है। वर्तमान में उइगर जातीय समूह की जो सबसे बड़ी आबादी है वो चीन के शिनजियांग प्रांत में है, जिसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में हमने अभी देखा था, किस प्रकार से चीन के उत्तर पश्चिम के शिनजियांग प्रांत में बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय उइगर रहते हैं। अगर मध्य एशियाई देशों की बात करें तो कई मध्य एशियाई देशों में भी आपको इनकी अवस्थिति, इनका निवास देखने को मिलेगा। कौन कौन से देशों में? जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों में इनकी अवस्थिति आपको देखने को मिलेगी। शिनजियांग तकनीकी रूप से चीन के भीतर एक ऑटोनोमस रीजन है, एक स्वायत्त क्षेत्र है, और खनिजों से इसको समृद्ध माना जाता है। इस प्रांत की जो सीमा है ये भारत से भी लगती है, और भारत का जो हिस्सा अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है और जो हिस्सा सामान्य तौर से अवैध रूप से चीन के कब्जे में है, जिसको हम सामान्य तौर से अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, उस हिस्से से शिनजियांग प्रांत की सीमा लगती है। यानी कई देशों से ये सीमा साझा करता है, जैसे भारत, रूस, अफगानिस्तान जैसे कुल मिलाकर के लगभग 11 देशों से सीमा साझा करता है। एक और मुद्दा लगातार चर्चा में रहा भारत म्यांमार से संबंधित, और भारत म्यांमार से संबंधित इस मुद्दे की चर्चा में होने का सबसे प्रमुख कारण यह रहा कि हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत म्यांमार सीमा को पूरी तरह से बाढ़ से घेर देने की, बाढ़ लगाने की बात कही थी, और इसका उद्देश्य ये था कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, लगभग 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, उस पर लोगों की निर्बाध आवाजाही को, यानी बिना रोक टोक आवाजाही को कम करना चाहते हैं, क्योंकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इस प्रकार के संकेत मिले हैं कि उससे किसी न किसी प्रकार से हिंसा और संघर्ष की घटनाएं घट रही है। इस पहल के हिस्से के रूप में म्यांमार के साथ वर्तमान में जो एक व्यवस्था चल रही है, मुक्त आवाजाही व्यवस्था, जिसको हम फ्री मूवमेंट रेजिम के नाम से जानते हैं, उसकी समीक्षा करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अब हम इसकी सीमा को देखते हैं, किस प्रकार से म्यांमार और भारत 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, और ये सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से इस प्रकार से लगती है। आप इसकी अवस्थिति यहां देख सकते हैं। तो इस पर एक मुक्त आवाजाही व्यवस्था को समाप्त करने की या उसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो हमारे लिए जरूरी है कि मुक्त आवाजाही व्यवस्था यानी फ्री मूवमेंट रेजिम को ही सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। फ्री मूवमेंट रेजिम भारत और म्यांमार के बीच एक पारस्परिक रूप से सहमत व्यवस्था है, जो सीमा के दोनों ओर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के एक दूसरे के देश के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने की अनुमति प्रदान करती है। यानी जो सीमा पर रहने वाली जनजातियां हैं, उन जनजातियों को दोनों देशों के भीतर, यानी म्यांमार में रहने वाली जनजाति भारत की 16 किलोमीटर की सीमा के भीतर, और भारत में रहने वाली जनजाति म्यांमार में 16 किलोमीटर के दायरे के भीतर यात्रा करने की अनुमति इस मुक्त आवाजाही व्यवस्था के अंतर्गत प्रदान की गई है। यह व्यवस्था कब शुरू की गई थी? वर्ष 2018 में
भारत की एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में इसको शुरू किया गया था। भारत म्यांमार सीमा का जो विभाजन है यह 1826 से प्रारंभ होता है, यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में इसके प्रारंभ की शुरुआत हो गई थी और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों ने स्थानीय निवासियों के राय पर विचार भी किए बिना ही भारत और म्यांमार की सीमा का सीमांकन किया था। इस सीमांकन के परिणाम स्वरूप उन लोगों में विभाजन हो गया था जो सीमा पार मजबूत जातीय और पारिवारिक संबंध रखते थे, उनके बीच मजबूत जातीय और पारिवारिक बंधन थे, उन बंधनों को वो साझा करते थे। लोगों से लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के अलावा स्थानीय व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए फ्री मूवमेंट रजीम को वर्ष 2018 में शुरू किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी कल्पना भी की गई थी और इस क्षेत्र में जो सीमा हाट, यानी हाट किसको कहते हैं कि सामान्य तौर से प्रयोग में आने वाली, गृह कार्यों में प्रयोग में होने वाली वस्तुओं को जब आप एक बाजार लगाते हैं, एक सामान्य बाजार लगाते हैं, तो उसको हम हाट के नाम से जानते हैं। तो सीमा हाटों द्वारा सुगम सीमा पार वाणिज्य की एक समृद्ध परंपरा भी इस क्षेत्र में रही है। एक और चर्चा में रहा हाल ही में एक टॉपिक जिसको हम भारत भूटान संबंध के नाम से जानते हैं, और ये कई कारणों से चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा भी की थी और भारत के प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इस सम्मान को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो के नाम से जाना जाता है और यह सम्मान पाने वाले वो पहले विदेशी सरकार के प्रमुख हैं। साथ ही कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान इस यात्रा के दौरान किया गया। वो समझौता ज्ञापन ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े, व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और कृषि के क्षेत्रों से उनका संबंध है। साथ ही दोनों देशों के बीच रेल संपर्क की स्थापना पर समझौता ज्ञापन को भी एक अंतिम रूप प्रदान किया गया। अगर हम ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो के नाम पुरस्कार की बात करें तो यह भूटान का सबसे सम्मानित, सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है और उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो सेवा, अखंडता और नेतृत्व को, यानी लीडरशिप जैसे मूल्यों को अपनाते हुए समाज में असाधारण रूप से योगदान करते हैं। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता हैं उनका चयन उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियां, उनकी बेहतर उपलब्धियों और समाज पर उन उपलब्धियों की सकारात्मक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। साथ ही योगदान का जो मूल्यांकन है वो भूटान के मूल्यों के अनुरूप किया जाता है। जैसे भूटान का सामान्य मूल्यों की अगर आप बात करें तो वो मूल्य समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण यानी कल्चरल प्रिजर्वेशन और क्षेत्रीय सद्भाव पर जोर देते हैं और इन्हीं मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इस पुरस्कार का चयन किया जाता है कि किस व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया जाना है। अगर हम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग अलग देशों द्वारा दिए गए पुरस्कारों की एक श्रेणी पर प्रकाश डालें तो उसमें भूटान का, जैसे अभी हमने चर्चा की, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से पैलेस्टाइन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड प्रदान किया गया है। रशिया ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड प्रदान किया है। साथ ही अफगानिस्तान ने हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर अपना स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमनुल्लाह खान प्रदान किया है। उसी प्रकार से हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर सऊदी अरब ने प्रदान किया है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। इसी तरह से हाईएस्ट डेकोरेशन ऑफ द यूएई अवार्ड दिया गया है, ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड यूएई ने प्रदान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। इसी तरह से हाईएस्ट ऑनर अवार्डेड टू फॉरेन डिग्निटरीज मालदीव का, जिसको हम ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन के नाम से जानते हैं, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2019 में प्रदान किया गया। सियोल पीस प्राइज साउथ कोरिया का प्रदान किया गया वर्ष 2018 में और उसी तरह से यूएसए ने लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड वर्ष 2020 में प्रदान किया है। तो ये बहुत ही एक्नॉलेज्ड जो स्टेट अवार्ड्स हैं अलग अलग देशों द्वारा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए हैं अलग अलग वर्षों में। भारत और भूटान द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख समझौतों की अगर हम बात करें तो ये कई विषयों से जुड़े हुए हैं, जैसे रेल संपर्क की स्थापना से जुड़ा हुआ है, पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट से, भूटान खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण की मान्यता से भी एक संबंधित एक समझौता हुआ। उसी प्रकार से ऊर्जा एफिशिएंसी और ऊर्जा कंजर्वेशन में सहयोग से संबंधित एक समझौता हुआ। अंतरिक्ष सहयोग के संबंध में संयुक्त कार्य योजना पर भी एक समझौता हुआ। उसी प्रकार से डिजिटल कनेक्टिविटी से संबंधित भी समझौता है। इसी प्रकार से एक समझौता औषधीय उत्पादों के परीक्षण से जुड़ा हुआ है, फार्माकोपिया, सतर्कता और औषधीय उत्पादों के
परीक्षण से। यहां एक शब्द आता है फार्माकोपिया। इस फार्माकोपिया का सामान्य अर्थ क्या है? फार्माकोपिया दरअसल औषध विज्ञान, औषध विज्ञान से जुड़ी हुई एक ऑफिशियल किताब कह सकते हैं, यानी किसी भी देश की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके द्वारा जो औषध विज्ञान से संबंधित एक किताब जारी की जाती है, जिसमें औषधि की पहचान, उसकी प्रकृति, उसके प्रभाव विज्ञान और निर्माण विज्ञान से जुड़ी हुई जानकारी या उनका वर्णन होता है, उसको हम फार्माकोपिया के नाम से जानते हैं। तो इसके परीक्षण, इन से संबंधित जो उत्पाद है उसके परीक्षण से संबंधित भी एक समझौता भारत और भूटान के बीच हुआ है। लगातार कई वर्षों से, कई दशकों से एक मुद्दा चल रहा है कि कई देशों को सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का जो एक मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें सुधार होना चाहिए और भारत भी इसका एक महत्वपूर्ण दावेदार है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का। यह हाल ही में चर्चा में फिर से रहा, क्योंकि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर इंटर गवर्नमेंटल वार्ता में भाग लेते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए G4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल पेश किया है। जब हम G4 देशों की बात करते हैं तो इन देशों में साउथ अमेरिकन देश ब्राजील, यूरोपियन देश जर्मनी और एशियाई देश भारत और जापान शामिल है। तो G4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा करते हैं और इसी के अंतर्गत भारत ने G4 देशों की ओर से एक विस्तृत मॉडल प्रस्तुत किया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का। इस मॉडल में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नए स्थायी सदस्य शामिल होंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है उसके द्वारा कुछ सदस्य चयनित किए जाएंगे जिनकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता से संबंधित होगी। और साथ ही जहां तक वीटो का बात है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आने वाले विभिन्न मुद्दों पर जो वीटो होता है, वो वीटो की शक्ति पर कुछ लचीलापन भी प्रस्तुत किया गया है, यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रस्तुत की गई है। G4 वर्ष 2004 में निर्मित किया गया था और सुरक्षा परिषद सुधार को बढ़ावा देने की बात करता है, उसको आगे बढ़ाए देने की बात देता है। G4 प्रस्तावित मॉडल की कुछ प्रमुख विशेषताओं को बात कर लेते हैं। ये कई चीजों को एड्रेस करने का प्रयास करता है, जैसे कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना। G4 देशों का यह मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेती है, दरअसल उसमें कम प्रतिनिधित्व है। केवल उसमें 15 सदस्य हैं, 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी सदस्य हैं जो समय समय पर चुने जाते हैं 2 साल के लिए। तो ये कम प्रतिनिधित्व की एक व्यवस्था है, इसलिए इस प्रतिनिधित्व में बदलती वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सदस्यता विस्तार का एक मॉडल वो सामने रखता है और कहता है कि सदस्यता को मौजूदा 15 सदस्य देशों से बढ़ा करके 25-26 सदस्यों तक पहुंचाया जाना चाहिए और उसी की ये सिफारिश करता है, उसी की ये अनुशंसा करता है। इस विस्तार में वो 6 स्थायी सदस्यों तथा 4 से 5 गैर स्थायी सदस्यों को सम्मिलित करने की बात कहते हैं, यानी 15 सदस्य जो इस वर्तमान में स्थापित है, इसमें अगर 10 से 11 सदस्य और जुड़ जाएं, 6 स्थायी सदस्य और जुड़े और 4 या 5 गैर स्थायी सदस्य इसके अंतर्गत जुड़े तो इसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जा सकता है। जब ये स्थायी सदस्यता की बात भारत करता है तो कहता है कि अफ्रीकी राज्यों और एशिया प्रशांत राज्य, यानी जो अफ्रीकन स्टेट्स हैं और जो एशिया प्रशांत स्टेट्स हैं, इस क्षेत्र में रहने वाले स्टेट हैं, यहां से प्रत्येक से 2-2 नए स्थायी सदस्य होना चाहिए। यही इस मॉडल में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही एक लैटिन अमेरिकी एवं कैरिबियाई स्टेट से और एक पश्चिमी यूरोपीय और अन्य राज्यों से स्थायी राज्य होना चाहिए, यानी स्थायी देश इस स्थायी सदस्यता को प्राप्त करना चाहिए। यानी अफ्रीकी राज्य से 2, एशिया प्रशांत राज्य से 2, इस प्रकार से 4 राज्य हो गए और 4 स्टेट हो गए। और इस प्रकार इसी तरह से एक लैटिन अमेरिकी और कैरिबिया देश से और एक पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से, तो 6 स्थायी सदस्यों की इस प्रकार से वितरण करने का प्रयास कर रहा है अपने मॉडल के अंतर्गत। अगर हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर सामान्य रूप से चर्चा करें तो आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसको स्थापित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में एक शामिल है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। 15 इसके स्थायी सदस्य, 15 सदस्य होते हैं, इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर स्थायी सदस्य। इन 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रशियन फेडरेशन, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए ही 5 देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। सुरक्षा परिषद में भारत कई वर्षों में कई बार अस्थायी सदस्य के रूप में भागीदारी की है। कब कब की है? 1950, 51, 67, 68, 72, 73, 1977, 78, 1984, 85, 1991, 92, 2011, 12 और 2021, 22 की अवधि के दौरान भारत इसका एक अस्थायी सदस्य रहा है। भारत ओमान संबंध भी लगातार हाल ही में चर्चा में थे और चर्चा में रहने का कारण सबसे महत्वपूर्ण यह है कि भारत ओमान संयुक्त दृष्टिकोण भविष्य के लिए साझेदारी को इन दोनों देशों ने अपनाया है, जो द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक मंच तैयार करता है और दोनों देशों के बीच भविष्य में सहयोग का भी एक प्रमुख मार्ग तैयार करने का प्रयास करता है। यह विजन जो है वो विशेष तौर से 8 से 10 क्षेत्रों में साझेदारी स्थापित करने पर केंद्रित है, उसी पर सेंटर्ड है, जिसमें समुद्री सहयोग के अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा सुरक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल भुगतान, स्वास्थ्य, पर्यटन, आतिथ्य यानी जिसमें हम आप कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगर भारत ओमान संबंधों की बात करें तो आप देखिए कि अरब सागर से लगता हुआ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है, जो खाड़ी देशों में भारत की एक सुदृढ़ स्थिति को बल प्रदान करने में सक्षम है। ओमान की स्थिति को आप देख सकते हैं कि ये खाड़ी सहयोग परिषद का एक महत्वपूर्ण देश है और साथ ही गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी इसकी महत्वपूर्ण अवस्थिति है, यानी ये हिस्सा भी ओमान के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि खाड़ी देशों तक पहुंच स्थापित करने, अपने प्रभाव को बढ़ाने के अंतर्गत इसका विशिष्ट रणनीतिक महत्व है। अरब सागर के पार दोनों देशों के भौगोलिक आधार पर इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मधुर संबंध है, सौहार्दपूर्ण संबंध है। ओमान सल्तनत खाड़ी में भारत का एक सामरिक साझेदार है और साथ ही खाड़ी सहयोग परिषद, जिसको हम जीसीसी के नाम से जानते हैं, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंच पर भारत का एक महत्वपूर्ण वार्ताकार भी रहा है। गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 स्वर्गीय एचएम सुल्तान कबूस को भारत और ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने और उनके नेतृत्व और खाड़ी क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों को मान्यता प्रदान करने हेतु ही ये गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2019 उनको प्रदान किया गया था। दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते को अंतिम रूप देने के लिए भी सामान्य तौर से वार्ता चल रही है, यानी दोनों देशों के बीच एक फ्री मार्केट रेजिम को भी खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। अगर हम दोनों देशों के रक्षा संबंधों की बात करें तो संयुक्त सैन्य सहयोग समिति रक्षा के क्षेत्र में भारत और ओमान के बीच जुड़ाव का एक सर्वोच्च मंच है। इसकी वार्षिक बैठक होने की संभावना हाल ही में जताई गई है। वर्ष 2018 में जब 9वीं जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी की बैठक ओमान में आयोजित हुई थी, तब से इसका आयोजन नहीं हो पाया है, लेकिन हाल ही में अब इसकी बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और ओमान कई प्रकार के सैन्य अभ्यास भी करते हैं। एक सैन्य अभ्यास जो मिलिट्री के बीच किया जाता है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच किया जाता है, उसको हम अल नजाहा के नाम से जानते हैं। दोनों देशों के वायुसेना अभ्यास को हम ईस्टर्न ब्रिज के नाम से जानते हैं और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच जो अभ्यास होता है उसको हम नसीम अल बहर के नाम से जानते हैं। तो भारत और ओमान के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी है और इसी रणनीतिक साझेदारी के परिप्रेक्ष्य में आप इस सैन्य अभ्यासों को भी देख सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो पिछले 1 वर्ष से संबंधित हैं और हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इनको कवर करने का प्रयास किया है। हमें पूरी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित ये पूरी सीरीज आपको बेहद अच्छी लगी होगी और प्रारंभिक परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को जो करंट घटनाओं से संबंधित हैं हमने इस सीरीज में कवर करने का प्रयास किया है ताकि आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर सकें। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।